बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक, जो इलेक्शन कमीशन के मामलात पर बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं। और हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में ख़ास तौर पर जो नाअहलियों का मौसम है, क्या ये मज़ीद नाअहलियाँ भी हो सकती हैं। उमर अयूब का केस भी चल रहा है। आज जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है। इसके अलावा मखसूस नशस्तों के हवाले से भी एक अहम फैसला दिया है। हुकूमत को हर तरफ से जो है वो मफाद है या फ़ायदा जो है वो मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से, फैसिलिटेशन भी मिल रही है कहीं ना कहीं से इलेक्शन कमीशन से। तो उसी के साथ फिर हम फ़हीम अख्तर मलिक साहब से पूछेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती का मामला है वो क्यों लटका हुआ है। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सारे मामलात में प्राइम मिनिस्टर के साथ ख़त किताबत करनी है या पार्लिमानी कमेटी बननी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम फाइनल होने हैं। तो ये सारी चीज़ों में वो खुद मौजूद है और उनको ही जकड़ लिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इस एक कंट्रोवर्सी पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आज का दिन जो है वो अडियाला जेल मुलाकातों के हवाले से बड़ा अहम था। उसमें एक तो जो अडियाला जेल के बाहर वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी। कुछ मामलात जो है वो अडियाला जेल के अंदर के हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है अडियाला जेल के हवाले से अगर हम बात करें, इसी से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे दिलचस्प मामला ये है कि बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो पीटीआई की जो उमूमी नोयत की जितनी भी उनकी कमेटी होती है, वहाँ जो बैठक होती है, जो उनकी आप ये समझें कि मुख्तलिफ की मुस्तकबिल की जो प्लानिंग है या होती है या एहतजाज होते हैं, उनमें हम कहीं पे बैरिस्टर सैफ को नहीं देखते। लेकिन बैरिस्टर सैफ पीटीआई में वो नाम है। अब वो अपने उनके कोई ताल्लुकात हैं या क्या वजह है ये हमें नहीं पता, लेकिन बैरिस्टर सैफ वो नाम है कि वो अगर खैबर पख्तूनख्वा मतलब पेशावर से चलते हैं कि अडियाला जेल में इमरान खान से मिलना है तो मिलना है, उनकी मुलाकात होनी ही होनी है। उनके आगे कोई रुकावट नहीं है। कोई जो है वो ट्रक आपको किसी जगह पे खड़ा नजर नहीं आएगा, पुलिस नहीं रोकती नजर आएगी। वो आते हैं, डायरेक्ट अंदर जाते हैं, मुलाकात करते हैं और वापस चले जाते हैं। आज का अगर आप अंदाजा लगाएं, आते हैं कि मुलाकात में हुआ क्या, लेकिन अंदाजा लगाएं कि आज की मुलाकात में सलमान अकरम राजा मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर मौजूद थे, बैरिस्टर गोहर अली मतलब चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर जो है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। अलीमा खान तो चले फैमिली, उनकी मुलाकात अलीमा खान की वैसे नहीं हो रही। बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के वो मौजूद थे। तो ये सारे लोग मौजूद थे मुलाकातें करने के लिए। बल्कि मैं पढ़ रहा था खालिद यूसुफ जो प्योरली एक लीगल काम के लिए गए थे कि इमरान खान साहब की जो जमानतें खारिज की हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, उनको हमने चैलेंज करना है और उनके वकालतनामे पे दस्तखत चाहिए, उनकी भी मुलाकात नहीं करने दी। मतलब इन सब की मुलाकातें नहीं हुई। किसकी मुलाकात हुई है? बैरिस्टर सैफ की। अब अंदर की खबर यह है कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात जो इमरान खान साहब की हुई है, वही इमरान खान साहब का जो बयान है जो ट्विटर पे आता है, उनकी ट्वीट आती है, बड़ा तफसीली बयान आता है, वही वो बयान फाइनल करेंगे। इसके अलावा जो सेनेट के टिकट्स हैं उसके हवाले से भी इमरान खान साहब से बैरिस्टर सैफ की मुशावरत। एक तो उनकी फैमिली से बात हुई है कि फैमिली ने आकर बाहर ये कहा है कि उनको कहा गया है कि पार्टी खुद जो है वो इस पे मिर्जा अफरीदी और इन नामों पे खुद जो है वो मशवरा कर ले, मुशावरत कर ले। लेकिन जो अंदर की खबर यह है कि बैरिस्टर सैफ से जो मुलाकात हुई, एक एक नाम डिस्कस हुआ इमरान खान साहब से और अभी तक 100% कंफर्म नहीं, लेकिन ये चीज़ आ रही है कि कुछ नाम जो है वो बता दिए गए इमरान खान साहब की जानिब से और उन नामों की उम्मीद है जल्दी को लिस्ट भी आ जाएगी कि जो इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं। आज की जो मुलाकात की मैं समझता हूँ कि बड़ी खबर वो ये थी कि आज जब लोग मिलने गए उनसे तो इमरान खान साहब कदरे गुस्से में थे। वैसे रूटीन में ये बताते हैं कि नॉर्मल होते हैं, गपशप लगाते हैं, ये वो कतरे गुस्से में थे। और उसके पीछे जो वजह बज़ाहिर जब वो नज़र आई है वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको टीवी की सहूलत नहीं है, उनको अखबार नहीं दिया जा रहा, उनको बुक्स नहीं दी जा रही, उनका जो दौरानिया है सेल का वो 22 घंटे है, उनके बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे जो है उनका चेकअप जो है वो नहीं करवाया जा रहा। तो ये 5-6 उन्होंने बड़ी चीज़ें बताई। फिर ये तो अंदर की सूरत हाल इमरान खान साहब बता रहे थे, तो बाहर की सूरत हाल उनके वकील उनको जो बता रहे थे कि बाहर भी
हालात कोई अच्छे नहीं है, मतलब हमारे केस नहीं लग रहे, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त लगाएंगे तो छुट्टियां नहीं लगेगी, बाकी केसेस भी नहीं लग रहे, तो ये सिचुएशन बाहर की भी उनके सामने रखी गई। बहरहाल उन्होंने पार्टी के हवाले से भी कुछ जो है वो हदायत दी हैं। सबसे पहले तो हम इलेक्शन मैटर्स पर जाने से पहले फ़हीम साहब जो पीटीआई के इंटरनल मामलात पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं। पीटीआई की आज की जो गुफ्तगू थी सलमान अकरम राजा की, बहुत गुस्से में थे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर को गुस्से में होने की बजाय यही अल्फाज आप इतने सॉफ्ट अंदाज में कहें और इससे भी ज्यादा वो सख्त लगें, लेकिन कहे जा सकते हैं। तो पीटीआई के अंदर ये कन्फ्यूजन है। फिर इमरान खान साहब ने भी कुछ आज पैगाम भेजा है अलीमा खान के जरिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। मसला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ना एक तो सियासतदान नहीं है, उनकी ये पहली बतौर सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और फिर सियासतदान बनने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। उन्होंने कभी वकला की सियासत भी नहीं की, वकला की भी सियासत नहीं की, तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए हैं और पाकिस्तान सेक्रेटरी जनरल और फिर सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल का तो ओहदा बहुत ही मुश्किल ओहदा होता है, लेकिन जिस किस्म का वो लबो लहजा इख्तियार किया हुआ था उन्होंने आलिया हमजा साहबा से मुतालिक, मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा जहाँ पे आप चाहिए कि मौसर होना चाहिए वो है पंजाब। पंजाब में आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा बैठी हुई हैं और वो किसी सूरत कोई चीज़ अपने अगेंस्ट बर्दाश्त नहीं करती। थोड़े से पीटीआई के एमपीएस ने पंजाब असम्बली में शोर शराबा मचाया, तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि ये 26 जो मेंबरान है ना, इनकी रुकनीत 15 सेशंस के लिए सस्पेंड है। आज तक दुनिया के किसी पार्लिमानी तारीख में 15 सेशंस के लिए किसी मेंबर को सस्पेंड नहीं। तो वो पंजाब में रोजाना की बुनियाद के ऊपर किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं, वहां पर वो काम करती हैं। चंद दिन पहले उन्होंने एक पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी के अंदर ना एक तजवीज़ दी थी। उससे पहले उन्होंने अपनी पंजाब की तंजीम के साथ ना मशावरत मुकम्मल की थी कि खान साहब तक मुलाकात नहीं हो रही, खान साहब को हकूक नहीं दिए जा रहे, वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो हम अडियाला जेल के बाहर पीटीआई पंजाब अपना कैंप लगाएगी और हर ज़िला अपने उम्मीदवारों के साथ, एमपीएस के साथ, टिकट होल्डर्स के साथ, या इवन की यूनियन काउंसिल लेवल के लोग लेके आएंगे और बंदे बैठेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रोटेट होगा। जब ये सारा प्रोसेस इन्होंने मुकम्मल कर लिया तो फिर ये तजवीज़ उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी और कोर कमेटी के सामने रखी, तो सारे मेंबरान इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा पहले हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई पड़ी, आप मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं, तो ये आप हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें। फिर खान साहब की उसकी शिकायत भी लगाई गई। बात बड़ी सिंपल सी है कि एक खातून होकर वो मुकाबला कर रही हैं और यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू की जाती है कि आप सिर्फ उसका रास्ता और वो जेल से भी और वो जेल से भी तकरीबन 1 साल के करीब बेचारी वो जेल के अंदर रही है। और ये वर्किंग वुमेन, मतलब कोई सियासी खानवादा नहीं है उनका, एक वर्किंग लेडी थी, एक दफा एमएनए बनी तो उसके बाद अब वो मुसलसल उस प्रोसेस को लीड कर रही हैं। तो ये मजे की बात यह है कि आप जिस सियासी कमेटी की बात कर रहे हैं पीटीआई की, उनमें मेरे ख्याल में मर्दों में भी कोई ऐसा नहीं कि जिसने साल रिसेंट पास्ट में जेल काटी हो। जी, अब देखें ना पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा के खिलाफ थोड़ी सी बात चलती है, ये कहते हैं मैं किसी वक्त कैद हो जाऊंगा, मुझे किसी वक्त पुलिस उठा के ले जाए, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है ये मेरे आखिरी ट्वीट हो, मेरा आखिरी बयान हो, ये हो वो हो। गौहर खान को देख लें, चेयरमैन है पीटीआई, कभी इस तरह से प्रोसेस कोई सख्त किस्म की वो उन्होंने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। और तो और सानिया 26 नवंबर के ऊपर इन्होंने तो पैरवी करना ही छोड़ दी ना केसेस। अच्छा, इसके अलावा जी अली अमीन खान गंडापुर साहब आप देख लें, वो भी बातों की हद तक आपको दिलेरी दिखाएंगे। कहानी ये है कि आलिया हमजा पंजाब की इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर है। ठीक हो गया, आप पंजाब में एमपीएस को लेके आ रहे हैं, एक बड़ी पार्टी इवेंट हो रहा है, आपने उनको बुलाया तक नहीं, और फिर उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि आपने मीडिया को बताया। और सलमान अकरम राजा मेरे ख्याल में वही बात पॉलिटिक्स की है कि वो कह रहे हैं जी इनविटेशन की जरूरत है, क्या है ना, भी आप खुद पहुंचे, किसी से पिन लोकेशन मंगवा के पहुंचे, आपको तक नहीं बुलाया गया, सलमान अकरम राजा तक को नहीं बुलाया। मैं मतलब को पार्लियामेंटेरियंस को ऊपर से उतरे, ये सलीमा खान कह रही है, उन्होंने इमरान खान साहब ने बड़ा सराहा है इस मामले को, लेकिन इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है कि आप आलिया हमजा को कहते और वो वेलकम भी करती, उनको बिठाते, उनका मतलब ये है कि वो इस पूरे पंजाब की जो कन्वीनियर अगर आपने उनको बनाया हुआ है, पंजाब शुमाली की है, पूरे पंजाब की, तो उनको उनका भी तो काम है ना, आप उनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, आज बगैर बुलाए आ जाए, फिर ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। मतलब ये कहानी वही होगी कि एक तो मारते हैं, ऊपर से रोने भी नहीं देते। खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को आपकी तहरीक पीक पे हो, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया, ये कहते हैं 90 दिन, 90 दिन वाली न्याय शोषा छोड़ दिया जिसके ऊपर अभी भी बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो ये बेसिकली ना एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं।
कि और वो ये चाहते हैं कि खामोशी से हम जिस तरीके से हुक्म मिलता है या जिस तरीके से सिस्टम को हमने चलने देना है वो चलने देना है, और उसके बाद वही उसमें आलिया हमजा बेचारी आगे आ जाती हैं, वो कारकुनों को लेके आगे आ जाती हैं। कभी उनकी तंजीम साजी के ऊपर इशूज़ कर दिए जाते हैं कि आप तंजीम साजी क्यों कर रही हैं, उनको हटा दिया जाता है, फिर कमेटी बना दी जाती है, फिर खान साहब का हुक्म आता है, फिर नई कमेटी बनती है, फिर आलिया हमजा को उसमें शामिल किया जाता है। तो अभी बात किस्मती से जिस तरीके से आपने बात की कि खान साहब तक कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही, वरना अब तक खान साहब इनकी अच्छी भली क्लास ले चुके होते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, फिर हम दूसरे उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब सारे वकील हैं, ये पूरा मखसूस नशिस्तों का मामला और इनके मल्टीपल इश्यूज इनके सारे वकीलों पे आए हैं कि आपने कानूनी तौर पर उसकी ठीक पैरवी नहीं की। अब मैं सिंपल सी आपको बात बताऊं कि इनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इनका केस जो है वो 15 मई को पहली हियरिंग हुई, नेक्स्ट डेट नहीं दी गई, तो इन्होंने जाके 20-22 मई को ना शोर शूर डाला और इन्होंने नेक्स्ट डेट ले ली 5 जून की। उस शोर की वजह से वैसे केस हो सकता है मजीद डिले होता। फिर ये हुआ कि 5 जून को केस हुआ 11 जून के लिए, तो 11 जून केस हुआ नहीं है, मतलब उस पर समाअत होनी थी और कुछ हुआ नहीं है, जज साहब थे नहीं, तो उस दिन इन्होंने शोर शोर डाला और केस उन्होंने लगवा लिया 26 जून के लिए। अब 26 जून को आज 20 दिन हो गए हैं। मैं हैरान हूँ कि जब आपको पता है कि 26वीं तरमीम, ट्रांसफ़र, जजेस, मामला, चीज़ें, हर चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है, तो आप क्यों नहीं जा रहे उस कोर्ट रूम में जाकर, क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं उनके सेक्रेटरी के पास जिस तरह पहले जाते रहे, केस लगवाएं। 20 रोज़ से कोई बंदा नहीं गया और खान साहब कह रहे हैं जी मैं तो 22 घंटे जनाब सेल में रखते हैं। बहरहाल बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं फ़हीम साहब। एक ही सवाल की सूरत में आपके सामने मैं रखूंगा, उसको आप तफसील से आप बता दीजिएगा। जमशेद दस्ती साहब नाअहल हो गए हैं कि उनकी डिग्री का या असासों का कोई इशू है। उमर अयूब साहब के जी असासों का भी कोई इशू है और गोशवारों में कोई मसला है, और दूसरा उनके हल्के का भी उन्होंने बता दिया। तीसरा मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, मतलब जमशेद दस्ती अगर नाअहल हुए हैं स्पीकर जो है वो या सादिक साहब के रेफरेंस पे, तो इट मीन कि ये गवर्नमेंट की फेवर में फैसला है। अगर मखसूस नशिस्तों का जो अगर वहाँ पे फेवर मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो मुस्लिम लीग नून को और हुकूमत को मिली है। मतलब इट मीन कि आज 2 फैसले हुकूमत के हक में आए, नून लीग के फेवर में आए। तीसरा, उमर अयूब जो है उनके खिलाफ भी रेफरेंस स्पीकर ने भी भेजा हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर फैसला आता है या उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो वो भी हुकूमत की। तो इसी के साथ जो जुड़ा हुआ मामला है इनको भी बताएं, और साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान वाला मामला कहाँ रह गया, वो तो तैनातियां होनी थी। बिल्कुल सही बात हो गया। पहले जिस तरीके से आज का फैसला पहले आया, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं माशाल्लाह, मेरे से आप बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े अरसे से आप कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा तो इलेक्शन कमीशन छोटा सा इदारा है, वहां पर कभी कभी कोर्ट लगती है, बहुत कुछ है उसमें कभी कभार उसमें से खबर, सारे फटे इलेक्शन कमीशन के सारे मसाइल की जड़ वही है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक कल फैसला रिजर्व किया मखसूस नशिस्तों की तकसीम के ऊपर, जो कि पेशावर हाई कोर्ट से आया, और एक फैसला रिजर्व किया गालबन 21 मई 2025 को जमशेद दस्ती वाला। अब कोर्ट की एक कह सकते हैं कि एक रवायत है कि अगर फैसला कमरा अदालत में रिजर्व किया जाता है तो वो सुनाया भी वहीं जाता है, कॉज लिस्ट जारी होती है, कॉज लिस्ट जारी होती है, सबको नोटिसेज होते हैं ताकि आप उसी वक्त कॉपी भी हासिल कर लें और जो रिपोर्ट है वो भी कर सकें। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कॉज लिस्ट जारी की गई है, ना कोर्ट रूम में आकर फैसला सुनाया गया है किसी को भी। चैम्बर में मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद ये डिसाइड कर दिया जाता है कि जमशेद दस्ती डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, NA 175 की निशस्त खाली, और बाद में जब शोर पड़ता है तो फिर एक फैसला जारी कर दिया जाता है 27 पेजेस के ऊपर, जिसमें 3 मेंबर हैं, जिनमें 2 मेंबर ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, 26 जनवरी को जिनकी रिटायरमेंट की, 25-26 जनवरी को जिन्होंने रिटायर हुए, यानी कि मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई, मेंबर सिंध निसार दुरानी, जो कि इस बेंच को हेड कर रहे थे। वो फैसले में लिखते हैं कि जमशेद दस्ती साहब आइन के आर्टिकल 62(1)(f) और D और 63(p) के तहत डिस्क्वालीफाई हैं। अब इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी, यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई भी की जाए। क्यों? ये इसलिए कि इन्होंने अपने असातिज़ात के अंदर जो डिक्लेरेशन दिया था वो गलत दिया है, यानी कि बयान हल्फी इन्होंने गलत दिया है। जो इल्ज़ाम था इनके ऊपर कि FA की डिग्री, BA की डिग्री और मैट्रिक की डिग्री इनकी जाली है। दरख्वास्त गुजार थे, पहले 3 मुख्तलिफ दरखास्तें आई थी, फिर इन दरखास्तों को एक हुकूमत ने ओन कर लिया, स्पीकर की तरफ से आ गई, तो उसमें कहा गया कि इन्होंने जाली डिग्री दी है
कुछ एसेट्स भी इन्होंने छुपाए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने जाहिर नहीं किए हुए थे, लिहाजा अब हम इसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। अब बहरहाल उनके ऊपर वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अब पता नहीं अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में शायद आईनी बेंच में शायद जाए, या पता नहीं रेगुलर बेंच में जाती है। बहरहाल अब ये मामला उस तरफ चला जाए। तो जमशेद दस्ती साहब भी डिस्क्वालीफाई हो गए, और ये नजर आ रहा था जो भी इधर प्रोसेस आता है कमीशन के अंदर तो वो तो फैसिलिटेट कर ही रहे हैं। दूसरा मामला आया है इनका, क्या नाम है आपके, मखसूस नशिस्तों वाला। कहानी ये थी कि एक तो ये था तो माले गनीमत ही, अब माले गनीमत के ऊपर आपस में इनका फड्डा पड़ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारी भी 7 जनरल सीटें थी, जो 5 पहले हमें अपनी सीटें मिली थी, 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट्स उन्होंने ज्वाइन किया था, तो ये 7 हो गई। और मुस्लिम जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की 7 सीटें थी, उसकी भी 7 थी, हमारी भी 7 थी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फार्मूला निकाला है उसके तहत JUI को 10 सीटें मखसूस दे दी हैं और हमें 8 दे दी हैं। लिहाजा हमारी और JUI की सीटें बराबर हैं, तो हमें भी बराबर की बुनियाद के ऊपर जो है वो सीटें दे दी जाएं। तो पेशावर हाई कोर्ट से मामला इलेक्शन कमीशन आया, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि हमने रिकॉर्ड चेक किया है, और रिकॉर्ड के मुताबिक जो तारिक अवान साहब हैं वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था मुकर्ररा वक्त के अंदर, और हमसे गलती हो गई थी, लिहाजा हमने उनका नोटिफिकेशन बाद में किया या पहले कर दिया। तो रिकॉर्ड के मुताबिक नून लीग का मौक़िफ़ ठीक है, इसलिए तारिक अवान साहब की जो निशिस्त नून लीग के खाते में आई है, तो अब कैलकुलेशन के मुताबिक उसको भी नून लीग को रिजर्व सीट्स के अंदर भी शेयर इनका मिलना चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन दोबारा कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक अक़लियत की निशिस्त के ऊपर टास होगा और एक रिजर्व सीट खातून के ऊपर टास होगा, जिसमें PTIP और ANP में से भी किसी को मिल सकती है और नून लीग को भी उसमें से मिल सकती है। तो यूँ सिंपल सी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ऊपर काफ़ी नाराज़ भी थे कि आपने हमारे खिलाफ पिटीशन क्यों की, जब हमने एक साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था तो आपने ये काम क्यों किया। उन्होंने वज़ीर आज़म तक पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर आज़म तक पैगाम पहुँचने के बाद एक नून लीग का डेलीगेशन भी आया था, उसमें भी उन्होंने कहा था हम आपको बताते हैं। फिर कहानी चुप होगी। उसके बाद फिर आपको बताऊं एक्सक्लूसिव कि वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोन भी किया था। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अब आप कर लीजिएगा इत्तेहाद, मतलब आप जो हरकतें ये कर रहे हैं वो कर लीजिए। उसमें वज़ीर आज़म ने कहा मैं इसको देखता हूँ। देखा क्या है कि आज सीट छीन के JUI को सीट ख़त्म कर दी गई और एक सीट नून लीग की बढ़ा दी गई और मज़ीद टॉस के ऊपर भी हैंग कर दी गई। तो ये सिंपल बात यह है कि वहाँ पर इन्होंने JUI माइनस करके 27वीं तरमीम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को उन्होंने सीट एक्स्ट्रा देनी है, और इसके बाद ये सीट बन भी जानी है जिस तरीके से काम चल रहा है। तो एक तो ये कहानी जो कि हुई, और दूसरा जो आपने सवाल किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान 2 जो हैं वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और 45 दिन का वक्त भी वो गुजर चुका है, तो अभी तक नए मेंबरान की तैनाती क्यों नहीं हो रही। तो उसकी सिंपल वजह उमर अयूब साहब है। अच्छा, सिंपल वजह उमर अयूब है। तो कहते हैं PTI वाले कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। नहीं, उसकी सिंपल वजह उमर अयूब साहब है। उसकी वजह कैसे? उसकी वजह ये कि पहले तहरीक इंसाफ ने वक्त ज़ाया किया, जिस तरह के आपने 190 मिलियन पाउंड का वाला था, वैसे में जिस वक्त ये प्रोसेस इनका करीब आ रहा था रिटायरमेंट का, तब से हम खबरें भी दे रहे थे कि रिटायर होने वाले हैं। इन्होंने एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताख़ीर से रुजू किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 2-3 तारीखें दी, जस्टिस आसिफ साहब थे आई थिंक। तो फिर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को या पार्लिमान को, उन्होंने वज़ारत पार्लिमानी अमूर को कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो जवाब दें। जवाब में वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त आ गया 16 मई को ख़त आ गया। 2 महीने गुजर चुके हैं। अब ख़त का वज़ीर आज़म को जवाब देने की बजाय अपोजिशन लीडर साहब ने क्या किया, कमाल फनकारी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने स्पीकर को ख़त लिख दिया। अच्छा। स्पीकर को ख़त लिखा कि जी पार्लिमानी कमेटी बनाएं। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी हम बाद में बनाएंगे, पहले आप वज़ीर आज़म वाला प्रोसेस मुकम्मल करें। अब 2 महीने होने वाले हैं जनाब साकिब साहब, वज़ीर आज़म को इन्होंने जवाबी ख़त नहीं लिखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आए मुशावरत करते हैं, तारीख नहीं दी। इनको तारीख दे देनी चाहिए कि जनाब मैं 2 तारीख को 4 तारीख को मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप विलिंग हैं तो ये मेरी तरफ से नाम है, मैं ये नाम सजेस्ट करता हूँ, प्रोसेस शुरू कर देते, इससे जान छूटे। लेकिन क्या हुआ, इस प्रोसेस के शुरू या खत लिखने से पहले उमर अयूब के ऊपर 3 मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं। अच्छा। एक केस आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, रिमांड बैक होता है कि जो फौरी NA 18 के ऊपर जो बाबा नवाज हारे थे, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी कि देखिए जी इनके जो इलेक्शन एजेंट थे उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी कि इजाफी बैलेट पेपर डाले जा रहे हैं, जाली बैलेट पेपर डाले जा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करें। वो प्रोसेस चल रहा था।
के बीच में बाबर नवाज साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इनके तो असातिज़ात के अंदर भी गड़बड़ है, इन्होंने चीज़ें छुपाई हुई हैं, इन्होंने ये एरिया, ये रकबा, ये अपने असासे जो है इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, लिहाजा इनके ऊपर भी कार्रवाई करें। फिर उसको स्पीकर के जरूर रेफरेंस भी भिजवा दिया। फिर तीसरी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन आज खुद करता है कि आपके जो 2023-24 वाले असातिज़ात थे, कुछ वारे थे, उसके अंदर हमने आपको नोटिस किया था, इसके अंदर गड़बड़ है, इसके अंदर जो है वो मामलात ख़राब हैं, लिहाजा आप इसके ऊपर भी जवाब दें। अब 3 मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि उमर अयूब साहब जो है ना, कौन कौन सोच रहा है ये तीनों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 5 मेंबर बेंच है वही जो उनका कमीशन है वही सुन रहा है। तो सिंपल यही है कि उमर अयूब साहब डरे हुए हैं, वरना ये क्या अमर माने हैं कि आप जो है ना खत नहीं लिख रहे। सिंपल लिखना चाहिए था, लिखे खत, जान छुड़वाएं, बिल्कुल जान छुड़वाएं ना। आप दबे बैठे हैं, डरे बैठे हैं, और वो आपसे सीटें भी छीन रहे हैं, आपसे सेनेट इलेक्शन भी करवा रहे हैं। एक चीज तो ये हो गई ना कि इस तरफ, दूसरी तरफ मामला ये है कि वो जो 5 मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान हैं, तो उनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने रिटायर होना है, मतलब 3 लोगों ने 5 में से। तो वहां पे भी तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे तो मालूम हो रहा है कि यार अगर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आ जाते हैं तो ये तो घर जाएंगे ना। ये तो गुंजाइश पीरियड के लिए है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब तक के नया नहीं आता तब तक आप रहेंगे। तो आप उसी अपोजिशन लीडर के खिलाफ केस भी सुन रहे हैं, और मतलब एक अजीब सी सिंपल वही बात सिचुएशन जो है, आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपने अब मजीद खामोश रहना है, खत आ गया है, दैट्स इट, हमने हाई कोर्ट में जवाब दे देना है, आप चुप रहे वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और अगर इन्होंने थोड़ी ये देखी ना, कुछ दिनों से जब से वो रेफरेंस आया ना, उमर अयूब सब चुप हैं, खामोश है, कमीशन के ऊपर कुछ नहीं करे। और वैसे भी कमीशन के ऊपर बड़ी तनकीद भी करते थे उमर अयूब, लेकिन अब सब चुप है। बयानबाजी मैंने उसमें बहुत कमी आई है। गौहर साहब को 3-4 दफा कॉल्स की, मैसेजेस किए कि भाई आप क्या कर रहे हैं सारे प्रोसेस, जवाब नहीं आता। उमर अयूब को मैसेजेस के जवाब नहीं देते, 1-2 दफा गुफ्तगू हुई, सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तो मतलब सिंपल ये है कि आप या तो कंप्रोमाइज हैं या आप डरे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन में चल क्या रहा है और क्या फ्यूचर हो सकता है, और उमर अयूब जो है वो क्यों जवाब नहीं दे रहे। आपको मज़ीद भी हम आइंदा वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।